आज मेरी शादी सुमन नाम की एक बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लड़की से हुई थी। वो न सिर्फ सुंदर थी बल्कि जवान भी थी। और मेरे दोस्त कहते थे कि अपने से छोटी उम्र की लड़की से शादी करने के बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। मुझे खुशी थी कि मेरी पत्नी सुंदर थी और मुझे हमेशा से ही सुंदर पत्नी चाहिए थी, जवान भी थी। मेरी माँ ने ही इसको मेरे लिए पसंद किया था। मेरी माँ भी जब रिश्ता देख रही थी तो यही कहती थी कि लड़की सेहत के हिसाब से अच्छी होनी चाहिए, ठीक होनी चाहिए, शरीर में जान होनी चाहिए, जवान होनी चाहिए। मुझे लगा कि शायद मेरी माँ यह सब इसलिए कहती है क्योंकि वो चाहती है कि जल्दी जल्दी उसको दादी बना दिया जाए और लड़की की सेहत ठीक होगी तो तभी वो बच्चा पैदा कर सकेगी। लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरी माँ का इस सब के पीछे मकसद क्या है। वो तो मुझे तब पता चला जब शादी को न जाने कितने दिन गुजर गए थे। पर जब मेरी पत्नी रात होते ही मेरे कमरे में आने के बजाय मेरी माँ के कमरे में चली जाती और मैं तो बाहर बैठा ये सब देखता रह जाता। सिर्फ इतना ही नहीं, वो पूरी रात वहीं गुजार देती थी और जब सुबह बाहर आती थी तो उसकी टांगों में दर्द होता था। तो कभी कहती कि मेरी कमर में दर्द है और लंगड़ा लंगड़ा कर चलती थी। मैं यही सोचता था कि ये पूरी रात क्या करती रहती है और मेरी माँ को बेफिक्र नहीं होती कि वो इसको बाहर भेज दे। ये मेरी पत्नी है और मेरी माँ ने इसे अपना नौकर समझ लिया। लेकिन फिर मेरी पत्नी मेरी माँ के साथ अच्छे तरीके से रहती थी और बिल्कुल भी लड़ाई झगड़ा नहीं करती थी। सिर्फ यही बात नहीं थी, जब वो दोनों अंदर कमरे में होती तो मुझे अंदर नहीं आने देती थी। मैंने इतनी दफ़ा जानने की कोशिश की तो कहती थी कि नहीं, तू यहाँ से चला जा, तेरा यहाँ कोई काम नहीं है। एक दिन मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गया और सच जानने के लिए पहले से ही उस कमरे में जाकर छुप गया ताकि देख सकूं कि मेरी पत्नी और मेरी मम्मी पूरी रात क्या करती रहती है। मेरे दिमाग में तो ऐसी कोई बात नहीं थी जो बहुत ज़्यादा डराने वाली होती, लेकिन इस कमरे में वो दोनों मिलकर जो कर रहे थे वो न सिर्फ अजीब था बल्कि बहुत ही ज़्यादा शर्मसार कर देने वाला था। क्योंकि वो दोनों सारी रात ज़मीन पर बैठकर एक दूसरे के साथ, मेरा काम भी अच्छा चल रहा था और मेरे घर में ज़्यादा लोग भी नहीं थे। लेकिन प्रॉब्लम था मेरा घर, जो कि एक बहुत ही पुराना घर था, बिल्कुल ऐसा जैसे कि 1947 के ज़माने का होता है। सब कहते थे कि इस घर को छोड़ दो, नहीं तो यह घर आप लोगों के ऊपर गिर जाएगा। दरअसल यह घर नहीं, छोटी सी हवेली ही थी। पर मेरी माँ कहती थी कि मैं इस घर से ही ब्याह कर आई हूँ और यहाँ से मेरी अर्थी ही निकलेगी और कहीं नहीं जाऊँगी। मुझे मेरी माँ से इतना ज़्यादा प्यार था कि मैं उनकी हर आज्ञा का पालन करता था। मसला ये था कि आजकल किराए पर घर मिलना भी बहुत मुश्किल था और मेरे पास इतने पैसे नहीं थे। मैंने अपनी माँ का एक बहुत बड़ा नुकसान किया था। उन्होंने अपने गांव वाली ज़मीन और सारा सोना बेचकर मेरे हाथ पर रकम रख दी थी और मुझे कहा था कि मैं एक बिज़नेस कर लूँ जिससे सारी ज़िंदगी हम बैठकर खा सके। बिज़नेस मेरा नहीं चला और ना सिर्फ नुकसान हुआ बल्कि कर्जदार मेरे पीछे पड़ गए। अब वो लोग मेरे पीछे रोज़ मेरे घर तक आते हैं और मैं बड़ा परेशान था। फिर सोचा कि शादी कर लेता हूँ तो लड़की दहेज में कुछ ना कुछ लाएगी, कर्जदारों के मुंह बंद हो जाएंगे। लेकिन लड़की भी दहेज में कुछ ज़्यादा लेकर नहीं आई और फिर भी जो पैसे उनके माँ बाप ने दिए थे उसे भी मैंने बर्बाद कर दिया था। अब मेरी माँ ना सिर्फ मुझे दिन रात बातें सुनाती बल्कि कहती कि तुझ पर मैं ज़िंदगी में कभी भरोसा नहीं करूँगी। और मैं कहता था कि आपकी ज़िंदगी रह कितनी सी गई है, अब आपके पास है ही क्या। वो कहती थी कि मैं मेरा घर तेरे नाम करके नहीं जाऊंगी और मैं हंसता था कि फिर और किसके नाम करके जाएगी। ये हवेली न सिर्फ बहुत पुरानी थी बल्कि इसमें अब तक पुराने ज़माने का सामान भी पड़ा था। एक बार तो एक टूरिस्ट भी यहाँ पर आ गया था और कहता था कि मुझे अंदर से अपनी हवेली दिखा दो तो मैं आपको कुछ पैसे दे दूँगा। और हमने उस दिन उससे डॉलर कमा लिए थे, वो भी सिर्फ अपना घर दिखाकर। लड़की वाले गरीब थे, किसी तरह से उन्होंने दहेज का इंतज़ाम किया था। इस बारे में भी इसलिए कुछ नहीं बोल पाए थे कि आप लोगों का घर तो बहुत पुराना है। सुमन अच्छी लड़की थी, वह मेरी ज़िंदगी में आ गई। पर हमारी शादी की रात हम दोनों ही बहुत थके हुए थे और वो मुझसे बातें करते हुए ही सो गई। मुझे उसकी ये हरकत भी अच्छी लगी और मैंने कहा कि सारी ज़िंदगी पड़ी है एक दूसरे के साथ समय बिताने के लिए, बेचारी थक गई होगी। सुबह वो अपने घर वालों के पास गई, यह भी हमारे घर की रस्म थी।
उसके बाद शाम को वापस आ गई तो सामने ही मेरी माँ ने मेरी पत्नी को कहा कि तुम्हारी शादी ब्याह के फंक्शन में बहुत ज़्यादा मैं थक गई हूँ, मेरी टांगों में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, रात को मेरे कमरे में आ जाना और आके मेरे पैर दबा देना। सुमन को इस बात से कोई दिक्कत नहीं थी। उसने कहा कि जी मम्मी जी, मैं आकर आपके पैर दबा दूंगी, लेकिन मैंने कहा कि आज की रात तो हमारी रात थी, अब तुम वहाँ जा रही हो। तो उसने कहा कि वो भी तो आपकी ही मम्मी है, मेरी तो नहीं है ना, और अभी शुरू शुरू के दिन है, अगर मैं उनकी बात नहीं मानूंगी तो उनके दिल में मेरे लिए जहर पनपने लगेगा, आधे घंटे तक वापस आ जाऊंगी। मैंने कहा ठीक है, आधे घंटे तक तुम्हारी दूरी बर्दाश्त कर लूँगा। और दिल में भी यही सोचा था कि अच्छी बात है, मेरी पत्नी अगर मेरी माँ की सेवा करती है तो मुझे उसे रोकना नहीं चाहिए, नहीं तो घर का माहौल ख़राब होगा और परेशानी मुझे ही होगी। पर यह क्या कि मेरी पत्नी कमरे में गई और वापस आने का नाम ही नहीं ले रही थी। यहाँ तक कि 2 से 3 घंटे हो गए थे। मैं अपनी माँ के कमरे की तरफ गया, वो हवेली थी, कमरे काफ़ी दूर दूर बने हुए थे। मेरा कमरा एक कोने में था तो उनका कमरा दूसरे कोने में था। मैंने देखा कि अंदर से कोई आवाज़ ही नहीं आ रही थी, ऐसा लगता था कि वो दोनों सो गई थी, इसलिए मैंने उनको जगाना ज़रूरी नहीं समझा। ऐसा लग रहा था कि मैं अगर उनको जगाऊंगा तो अजीब सा लगेगा। मैं वापस आकर अपने कमरे में सो गया। सुबह मेरी पत्नी जब कमरे में से बाहर निकली तो उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब लग रही थी। इससे पहले कि मैं उसे पूछता कि तुम रात को वापस क्यों नहीं आई, मेरी माँ ने कहा कि इसकी तबीयत अचानक से ख़राब हो गई थी तो ये मेरे कमरे में ही सो गई। मैंने कहा कि अगर तबीयत ज़्यादा ख़राब थी तो मुझे बता देते। तो कहने लगी कि नहीं, इतनी भी ज़्यादा ख़राब नहीं थी, आखिर मैं भी तो उसकी कुछ लगती हूँ। मैंने उसकी नज़र उतारी तो फिर वो ठीक हो गई थी और बस उधर ही सो गई। मेरी पत्नी के चेहरे से लग रहा था कि जैसे बात कुछ और है। मैं सवाल उससे करता था, जवाब मेरी माँ देती थी। बाद में मैंने उससे पूछा भी तो उसकी जगह मेरी माँ जवाब देती थी। उसने कहा कि जैसा मम्मी जी कह रही हैं वैसा ही है, मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी। ये दिन भी इसी तरह गुजर गया। फिर 1-2 दिन ऐसे ही थे कि जिसमें मैं अपनी बीवी के साथ समय गुजारना चाहता था, लेकिन मुझे भी समय नहीं मिल रहा था क्योंकि कर्जदार पहले ही मेरे सर पर थे। अगर मैं समय ज़ाया करता तो फिर मैं बहुत बड़ी मुश्किल में फंस जाता। काम तो मुझे करना ही था। मेरी पत्नी और माँ अभी तक एक दूसरे के साथ ठीक चल रहे थे, कोई अनबन और कोई लड़ाई झगड़ा कुछ भी नहीं हुआ था। मैं चाहता था कि घर का माहौल ऐसा ही रहे, लेकिन रात हुई तो फिर मेरी माँ ने कहा कि सुमन आकर ज़रा मेरे पाँव दबा दे। मैंने कहा कि जल्दी वापस आना, आज तो आ ही जाना। उसने कहा कि आज तो मैं जल्दी आ जाऊंगी, पर आज भी वो वापस नहीं आई। मुझे गुस्सा आया और मैं अपनी माँ के कमरे की तरफ चला गया। मैंने सोचा कि मेरी माँ ने भी तो अपनी शादी के बाद बाबूजी के साथ उनकी ज़िंदगी बड़ी अच्छी गुजारी है। उनको ये नहीं पता कि 2 लोगों की शादी हो जाती है तो एक दूसरे के साथ समय भी बिताना होता है। कहाँ माएँ बहुओं को पकड़कर बेटे के कमरे में छोड़ कर आती है कि बहू मेरे बेटे को खुश रखना। यहाँ पर मेरी माँ मेरी पत्नी को अपने कमरे में बुला लेती है और उससे सेवा करवाना शुरू कर देती थी। मैंने अपनी माँ के कमरे के दरवाजे पर दस्तक दी, लेकिन अंदर से कोई आवाज़ नहीं आई। थोड़ी देर के बाद मैंने ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा पीटना शुरू कर दिया क्योंकि मुझे गुस्सा आ रहा था। तो मेरी माँ ने कहा कि सो गई है तेरी पत्नी, तू भी जाकर सो जा बेशरम कहीं का। मैं ये सुनकर हैरान रह गया था कि इसमें मेरी क्या गलती थी। मेरी पत्नी है, अगर मैं उसे अपने कमरे में बुलाने के लिए आया तो क्या गलती कर दी मैंने। अगर किसी दिन मेरी पत्नी मेरी माँ के कमरे में नहीं भी जाती तो उस दिन उसकी तबीयत ख़राब हो जाती थी। उसकी टांगों में बहुत दर्द रहता था, कमर में दर्द रहता था। एक दिन मैंने उससे पूछा तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? तो कहने लगी क्या मतलब है आपका, आपको मैं बीमार लगती हूँ क्या? मैंने कहा कि बीमार नहीं लगती हो तो और क्या लगती हो? जब भी मैं तुमसे कोई प्यार की बात करने की कोशिश करता हूँ तो तुम कहती हो कि मेरी तबीयत ख़राब है, मेरी कमर में दर्द हो रहा है। पूरा दिन क्या करती रहती हो? हमारे घर में ना तो कोई बच्चा है ना ही ज़्यादा लोग हैं। घर को एक बार साफ़ कर दो तो 4-5 दिन साफ़ रहता है। 3 लोगों का खाना पकाना कौन सी बड़ी मुश्किल की बात है। अगर तुम कहती हो तो खाना भी मैं बना लूँगा, लेकिन तुम्हें भगवान का वास्ता है कि मेरे पास आ जाया करो। अब क्या मुझे अपनी पत्नी के सामने हाथ जोड़ने पड़ेंगे? मेरी पत्नी इस बात पर बड़ी परेशान लग रही थी। मुझे उसकी आंखों में अजीब सा दुख और परेशानी नज़र आ रही थी, जैसे वो खुद बहुत मजबूर हो। मैंने कहा कि क्या बात है? तो कहने लगी कुछ नहीं। मैंने अपनी पत्नी को बहुत समझाया था, लेकिन उसने मेरी बात नहीं मानी। एक दिन मैंने उसे कहा कि माँ तुम्हें बुलाती रहे, तुम कह
दो कि मेरी तबीयत ख़राब है। तो उसने कहा कि नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ, नहीं तो उनको बुरा लगेगा। मैंने कहा, हे भगवान, पहली बहू हो तुम जो अपनी सासू माँ के लिए इतना परेशान हो रही हो। लड़कियाँ तो शादी के पहले महीने में ही अपना असली रंग दिखा देती हैं और तुम भी बुरी बहू बन जाओ। तो उसने कहा कि आप कैसी बातें कर रहे हैं, मुझे इस घर में आपकी माँ के साथ ही रहना है। आप तो सुबह जाते हो, रात को आते हो, पूरा दिन तो मुझे उनके साथ ही रहना होता है। अगर मैं उनके साथ अच्छे तरीके से नहीं रहूँगी तो मेरे लिए मुश्किल होगी। बस मुझे करने दो जो मैं कर रही हूँ। जब मैं अपनी पत्नी के इंतज़ार में रातों को जाग रहा था तो मुझे कहीं से पत्थर तोड़ने की आवाज़ आती थी। एक दिन मैंने बाहर निकल कर देखा तो पड़ोस वाले अपना घर बनवा रहे थे। मैंने कहा कि मेरे लिए यही रह गया है कि बस मैं रात को पत्थर तोड़ने की आवाज़ ही सुनता रहूं और अपनी पत्नी का इंतज़ार करता रहूं। मुझे रोज़ पत्थर तोड़ने की आवाज़ आती थी। अब तो मैंने सोचा था कि मैं उन लोगों से कहूँगा कि आप लोग दिहाड़ी पर काम क्यों नहीं करते हो। अजीब लोग हैं आजकल के, घर बनाने की इतनी जल्दी रहती है कि दिन को भी काम करते हैं और रात को भी मज़दूरों से काम करवाते हैं। इतनी भी किसी को जल्दी होती है क्या? सोचता तो मैं भी यही था कि मेरा बिज़नेस चल जाए तो मैं भी इस हवेली को तोड़कर यहाँ पर एक अच्छा सा घर बनवा लूँगा। अब तो हमारी पूरी गली में ही नए नए घर बन गए थे। बीच में हमारा घर ही अजीब सा लगता था, ऐसा लगता था कि भूत बंगला है। अब मेरे पास एक ही चारा था कि मैं अपनी माँ से बात करूँ। मैंने उनसे बात की। मैंने कहा कि मम्मी, ये सुमन को रात को क्यों आप अपने कमरे में बुला लेती हो? मेरी बात पर वो ऐसे गुस्सा हो गई जैसे मैं यही बात बार बार कर रहा हूँ। कहने लगी कि मेरी टांगें जवाब दे रही हैं। तेरा तो इस दुनिया में मेरे सिवा कोई था नहीं, लोगों के घरों में काम कर कर के मैंने तुझे पाला, ज़मीन खरीदी, जेवर बनाए, वो सब भी तूने लुटा दिए। अब अगर मैं तेरी बीवी से अपने पैर दबा लेती हूँ तो इसमें भी तुझे आपत्ति है? इतना दर्द होता है मुझे कि नींद नहीं आती है। पैर दबाती है तो नींद आ जाती है, फिर उसको भी नींद आ जाती है तो वो भी वहीं पर सो जाती है। जाकर अपनी पत्नी से बात कर, मेरा दिमाग मत खराब कर। मैं तो शादी करके फंस गया था, ना इधर का रहा था ना उधर का रहा था। दोनों औरतों के बीच में मेरा तो सैंडविच बन गया था। भगवान की ओर देखता और कहता कि तू ही मेरी मदद कर। शाम हुई तो मेरी पत्नी को चक्कर आ गया और वो बेहोश हो गई। मेरी माँ कहने लगी, लगता है कोई खुशखबरी है। और मैं दिल में सोचने लगा कि खुशखबरी क्या हवा से आ जाएगी? कोई खुशखबरी नहीं है, वैसे ही तबीयत ख़राब हो गई होगी। मैं अपनी पत्नी को डॉक्टर के पास ले जाना चाहता था, लेकिन मेरी माँ ने कहा डॉक्टर के पास ले जाने की ज़रूरत नहीं है, अभी ठीक हो जाएगी। उसने मेरी पत्नी के चेहरे पर पानी के छींटे मारे, लेकिन वो बहुत ज़्यादा बीमार हो गई थी। शायद अब मैंने कहा कि इसको कुछ हो गया तो ये मेरी जिम्मेदारी है। मैं इसे डॉक्टर के पास ले गया। हमारे मोहल्ले के करीब एक लेडी डॉक्टर हैं। वहाँ जाकर मेरी पति को होश आ गया तो मैंने कहा कि चेकअप करवा लेते हैं तो पता चले कि यह सब कुछ हुआ क्यों था। पर वो कहने लगी कि नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। उसका चेकअप किया गया और जब वह बाहर आई तो डॉक्टर ने मुझे अजीब सी नज़र से देखा। कहने लगी कि आजकल के मर्दों का तो कोई हल ही नहीं है। मैंने कहा कि क्यों डॉक्टर, क्या हुआ? तो कहने लगी कि तुम्हें पता होना चाहिए कि क्या हुआ। अरे शक्ल तो तुम्हारी ऐसी है, पत्नी तुम्हें भगवान ने सुंदर दे दी है, इसका मतलब ये नहीं है कि जान ही ले लोगे लड़की की। मैं हैरान रह गया था। मैंने कहा कि लेकिन मैंने किया क्या है? तो डॉक्टर ने कहा कि यह तो तुम दोनों पति पत्नी का आपसी मामला है, तुम लोगों को पता है कि क्या किया है, लेकिन पुरुष के जिस्म की भी एक हद होती है, ज़रा से ज़्यादा मेहनत नहीं कर सकता और तुमने इससे कोई इतना ज़्यादा मुश्किल काम करवाया है कि इस बेचारी को चक्कर आ गया है, इसका बीपी लो हो गया है और जिस तरह से यह होश में नहीं आ रही थी, अगर इसी तरह कुछ वक्त ज़्यादा गुजर जाता तो फिर और बहुत बड़ा मसला बन जाता। अपनी पत्नी को कुछ दिन आराम भी करने दिया करो, उसके पीछे ना पड़े रहा करो। ये मोहल्ले में बैठने वाली लेडी डॉक्टर थी, मोहल्ले की औरतों का इलाज करती थी। उसकी ज़बान कड़वी थी, लेकिन ये जिस किस्म की बातें कर रही थी मैं समझ गया था कि इसका इशारा किस तरफ है। वो कहना चाहती थी कि आप अपनी पत्नी के साथ ज़्यादा समय नहीं बिताया करें, उसे थोड़ा आराम करने दिया करें। पर उसे कौन बताता है कि यहाँ पर तो आराम ही आराम चल रहा है। पर यह सोचकर मैं हैरान हुआ कि अगर ऐसी बात है तो फिर डॉक्टर ने यह सब क्यों कहा है।
कि मेरी पत्नी को आराम करने की ज़रूरत है और इसके साथ कुछ ज़्यादा ही हो रहा है, जबकि वो तो अभी तक ठीक से मेरी हुई भी नहीं थी, मेरे पास भी नहीं आती थी। अगर मैं अपनी पत्नी के बारे में सोचता तो वो अच्छी लड़की थी, खूबसूरत थी, मेरे साथ अच्छे तरीके से बात करती थी। मैं आता था तो मुझे खाना खिलाती थी और शाम तक हम लोग एक दूसरे के लिए बिल्कुल पागल हो जाते थे। लेकिन जैसे ही रात होती थी तो मेरी माँ उसे अपने कमरे में बुला लेती थी और आजकल मैं देख रहा था कि मेरी पत्नी के चेहरे पर अजीब सा डर था। वो हमेशा डरी डरी सी रहती थी। उस दिन मुझे कहने लगी, आपको मुझसे कितना प्यार है? तो मैंने कहा, बहुत ज़्यादा। तो उसने कहा कि फिर भी कितना, बताइए ना। मैंने कहा, क्यों पूछ रही हो? तो कहती है कि आप कहीं मुझे छोड़ तो नहीं दोगे? मैं उसे क्यों छोड़ता? तो पता नहीं इस तरह की सवाल क्यों कर रही थी। मैंने उसे कहा कि नहीं, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, लेकिन वो हमेशा डरी ही रहती थी। एक दिन मेरी पत्नी फ़ोन पर किसी से बातें कर रही थी और मैं जानता था कि वो अपनी माँ से बात नहीं कर रही थी, शायद अपनी किसी सहेली से बात कर रही थी। कह रही थी कि मेरी सासू माँ ने मुझे बहुत तंग कर रखा है, मैं बहुत परेशान हूँ और मुझे ये समझ नहीं आता कि मेरा इस घर में वक्त कैसे गुजरेगा। ये तो मेरा पति अच्छा है, नहीं तो अभी तक हमारा रिश्ता भी दांव पर लग जाता। यह बात सुनकर मैं हैरान रह गया था कि रिश्ता दांव पर कैसे लग सकता था। वो ऐसी बातें क्यों कर रही थी? जैसे ही मैं कमरे में आया उसने फ़ौरन फ़ोन बंद कर दिया। मैंने कहा कि क्या बात है, किससे बात कर रही थी? फ़ोन क्यों बंद कर दिया? बात कर लेती। तो कहने लगी कि मैं अपनी माँ से बात कर रही थी। मेरी पत्नी मुझसे झूठ क्यों बोल रही थी? उसे मुझसे झूठ बोलने की क्या ज़रूरत थी? वो बात तो अपनी दोस्त से ही कर रही थी क्योंकि बार बार उसका नाम ले रही थी। तो फिर उसने मुझसे झूठ क्यों बोला? मेरी माँ की हरकतें भी आजकल कुछ अजीब सी हो रही थी। वो उस घर को बेचने की बात कर रही थी। मैंने उनको किसी से बात करते हुए सुना था। कहने लगी कि बस कुछ दिन की बात है, 2 महीने बाद ये घर बेच दूंगी। पर मुझे ये नहीं बताया है कि घर क्यों बेच रही हैं, किसको बेच रही हैं। वो तो कहती थी कि इसी घर से मेरी अर्थी उठेगी। अब अचानक ये घर बेचने की बात कहाँ से आ गई और मुझे बताना ज़रूरी नहीं समझा। मैंने अपनी माँ का बहुत नुकसान करवाया था, ये सच है। उसके बाद से उनको मुझ पर भरोसा नहीं रहा, लेकिन घर की बात तो मुझे बतानी चाहिए थी ना, और उन्होंने मुझे नहीं बताया। मेरी पत्नी जब भी मेरी माँ के कमरे में रात को जाती थी उसकी हालत ख़राब हो जाती थी। अब तो मैं उसे देखकर हैरान होने लगा था कि जब आई थी तो कितनी ज़्यादा सुंदर थी, लेकिन अब उसके गाल पिचक गए थे, उसका वज़न कम हो गया था और बहुत ज़्यादा बीमार रहती थी। इतनी ज़्यादा दवाइयाँ खा ली थी फिर भी उसकी हालत ठीक नहीं हो रही थी। कभी उसकी टांगों में दर्द होता तो कभी कमर में दर्द होता। जब मैं अपनी माँ के कमरे में जाने की कोशिश करता तो वो मुझे अंदर नहीं आने देती थी। एक दिन तो ऐसा हुआ कि मेरी पत्नी उनके कमरे में ही थी, लेकिन शायद माँ दरवाज़ा अंदर से बंद करना भूल गई थी। मैं भी खुश हो गया कि दरवाज़ा खुला है। मैं फटाक से अंदर आने लगा। उन्होंने दरवाजे को हाथ से बंद करने की कोशिश की और इधर से मैंने धक्का लगाया तो उन्होंने अंदर से धक्का लगाया और दरवाजे को पकड़कर मेरे मुंह पर मारा। उन्होंने ये भी नहीं देखा कि दरवाज़ा मेरे मुंह पर लग गया है। मैंने कहा कि ये क्या है? मम्मी, दरवाज़ा खोलो। वो मुझे कहने लगी कि तेरा यहाँ कोई काम नहीं है, तू चला जा यहाँ से। मैंने कहा कि मेरी पत्नी अंदर है, बाहर भेजो तो मैं चला जाऊँगा, वरना मुझे कोई शौक़ नहीं है आपके कमरे में आने का। मेरे मुंह पर चोट लगी थी तो मुझे भी गुस्सा आ गया था, पर मेरी माँ ने कहा कि तेरी बीवी बाहर नहीं आएगी, तू जाकर सो जा। अब उन्होंने रोज़ का यही धंधा बना लिया था। वो मेरी पत्नी को कमरे के अंदर बंद करके ही बैठ जाती थी। मैंने अपनी पत्नी से बार बार पूछा कि क्या बात है, मुझे बता दो। वो बहुत डरी हुई रहती थी, लेकिन वो मुझे बात नहीं बता रही थी। एक तरफ मेरी पत्नी मुझसे झूठ बोल रही थी, दूसरी तरफ मेरी माँ मुझसे झूठ बोल रही थी, क्योंकि जब मैंने पूछा कि आप यह घर बेचना चाहती हैं तो उन्होंने कहा कि नहीं। तुझे किसने कहा? मैं तो नहीं बेचना चाहती, जबकि मैंने अपने कानों से सुना था कि वो अपनी सहेली से घर बेचने की बात कर रही थी। इन दोनों औरतों ने मिलकर मुझे पागल बनाया हुआ था। अब मुझे कुछ और ही सोचना था। जो कुछ भी हो रहा था वो उस कमरे के अंदर हो रहा था जिसमें मुझे जाने भी नहीं देते थे। तो मुझे ही किसी तरह वहाँ जाना था और पता करना था कि उस कमरे के अंदर हो क्या रहा है। ये राज तो मैं तभी पता कर सकता था जब मैं खुद उस कमरे के अंदर जा सकता, और मेरी माँ मुझे जाने नहीं देती थी। तो मेरे दिमाग में एक खुराफाती प्लान आ गया था। एक दिन मैंने सुबह ही अपनी पत्नी और माँ से कहना शुरू कर दिया कि आज मैं शहर से बाहर जा रहा हूँ। मेरी माँ को हमेशा ही मुझ पर गुस्सा आता रहता था। इस बार भी कहने लगी कि फिर किसी के पैसे लेकर जा रहा है। मैंने कहा कि माँ, काम से जा रहा हूँ, बहुत ज़रूरी
ज़रूरी काम है। उसने कहा कि हाँ, जा चला जा। मैंने कहा कि आज मेरी पत्नी को अपने कमरे में मत बुलाना, बेचारी थक गई है, उसे आराम करने देना। उसने कहा कि हाँ ठीक है, नहीं बुलाऊंगी तेरी लाडो पत्नी को। तूने तो उसे लाड करके बिगाड़ दिया है। हमारी शादी को इतना वक्त नहीं हुआ था जितने किलो उसका वज़न कम हो गया था। बात कुछ और ही थी। मेरी माँ छुपा रही थी। मेरे प्लान में सिर्फ ये नहीं था कि मैं झूठ बोलता कि मैं दूसरे शहर जा रहा था, रात वहाँ पर गुजार लूँगा और ख़ुद कमरे में छुप जाता, बल्कि मैंने अपनी मौसी को भी फ़ोन कर दिया था और कहा कि आज आप हमारे घर पर आ जाना, आपकी दावत है। लेकिन यह बात मेरी माँ से ना कहना कि मैंने आपको फ़ोन किया था। तो वो कहने लगी कि इस तरह तो तेरी माँ मेरे गले पड़ जाएगी। लेकिन मैंने कहा कि मौसी, मुझे बड़ा ज़रूरी काम है, आप मेरी मदद करो तो फिर मैं भी आपको कुछ ना कुछ ज़रूर लेकर दूंगा। मेरी मौसी बड़ी लालची औरत थी। उसने कहा कि ठीक है, और वो घर आ गई। मैं तो पहले से ही घर के अंदर छुपा हुआ था। मेरी पत्नी माँ की सेवा में लग गई थी, उसके लिए खाना बनाने में लग गई थी और मैं जाकर अपनी माँ के कमरे में छुप गया था। मैं अपनी माँ के कमरे में पहले भी आ चुका था, लेकिन आखिरी दफ़ा कब आया था मुझे याद नहीं था। और कहते हैं कि जब यहाँ पर राजा महाराजा रहते थे, उनकी खिदमत का स्थान था ये, जहाँ पर वह अपनी रानियों के साथ रहते थे। घर की दीवारों के रंग सबसे ख़राब हो चुके थे। एक बार हमने ठीक करवाए थे और फिर ख़राब हो गए, इसलिए दीवारों पर बड़े बड़े पर्दे लगाए गए थे। मुझे नहीं पता था मेरी माँ जल्दी कमरे में आ जाएगी, लेकिन शायद कमरे से कोई चीज़ उठाने के लिए आई और मुझे फ़ौरन से छुपना पड़ गया। तो मैं पर्दे के पीछे छुप गया। मुझे पता था कि यह जगह छुपने के लायक नहीं है, शायद मुझे ज़्यादा अच्छी जगह पर छुपना चाहिए था, लेकिन मैं और क्या करता, मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। मेरी माँ ने पूरी ज़िंदगी इस कमरे में गुजार दी थी। उसे बेवकूफ़ बनाना इतना आसान नहीं था। बस मैं ऐसी जगह पर छुप गया और मेरी माँ पहले ही मुझ पर विश्वास नहीं करती थी। अगर मेरी माँ को मेरी ऐसी हरकत के बारे में पता चल जाता तो शायद मुझे घर से निकाल ही देती। मैं यहीं पर छुपा रहा। जैसे ही शाम हुई, मेरी माँ कमरे में आई और फ़ोन पर किसी से बात करने लगी। कहने लगी कि मुझे 9 लाख का हार चाहिए, वो भी अपनी बहू के लिए, उसका नाम भी लिखा हो उसके पीछे, शगुन के सिक्के भी चाहिए। मैं हैरान रह गया था। मेरी माँ मेरी पत्नी के लिए 9 लाख का हार बनवा रही है। उस हार का नाम 9 लाख था, लेकिन वह 9 लाख में नहीं बनता था, इससे भी ज़्यादा महंगा था। मेरी माँ तो मेरी पत्नी को अच्छा नहीं समझती थी, फिर उसके लिए इतना बड़ा महंगा सोने का हार क्यों बनवा रही थी और उसे ऑर्डर भी कर रही थी। थोड़ी देर बाद ही उसने किसी और से फ़ोन पर बात करनी शुरू कर दी। कहने लगी कि बड़ा वाला फ्रिज चाहिए, वही जिसके 2 दरवाजे होते हैं, यानी कि डबल डोर फ्रिज की बात कर रही थी। डबल डोर फ्रिज कौन सा सस्ता था, बहुत ज़्यादा महंगा था। मेरी माँ क्यों इतनी महंगी चीज़ों के ऑर्डर दे रही थी, जबकि हमारे पास तो कुछ भी नहीं था। कहीं घर को बेचकर सामान तो नहीं लेना चाहती थी, लेकिन घर को बेचकर सामान लेती तो फिर सामान कहाँ रखती। मेरी माँ मुझे इतनी बेवकूफ़ नहीं लगती थी। थोड़ी देर के बाद मेरी पत्नी भी कमरे में आ गई। माँ ने कहा कि वैसे तो यह काम रात को करते हैं, लेकिन अब तेरा पति तो घर पर है नहीं, तो क्या रात क्या शाम, चल अभी शुरू करते हैं। वैसे भी आज तूने बहुत ज़्यादा मेहनत की है, इसलिए मैं तुझे बहुत बड़ा इनाम दूंगी। मैंने अभी तेरे नाम का हार ऑर्डर कर भी दिया है। पता नहीं किस बारे में बात कर रही थी। मेरी पत्नी ने कौन सी ऐसी मेहनत की थी जिसका इनाम मेरी माँ उसको दे रही थी। वो कहने लगी कि माँ जी, मेहनत तो मैंने वाकई बहुत की है और इनाम भी आप मुझे दे रहे हैं, लेकिन मेरी हालत तो देखे कैसी हालत हो गई है मेरी। मैंने आपको पहले ही कहा था कि काम बहुत मुश्किल है, मुझसे नहीं होगा। मेरी माँ ने कहा कि हाँ मुश्किल है, लेकिन फल भी तो इतना बड़ा मिल रहा है और इसके बाद हमारी ज़िंदगी में कोई मुसीबत नहीं आएगी। बड़े से बंगले में रहेंगे, नौकर चाकर होंगे, गाड़ियाँ होंगी, तेरे पास सोने के गहने होंगे। तू जो कहेगी मैं ला कर दूँगी। तेरी आँखों में इतना दुख क्यों है, मुझे पता है तेरा बड़ा नुकसान हुआ है, लेकिन यह भी तो सोच कि मैं बूढ़ी औरत हूँ, मुझसे यह काम नहीं होना था। तू मेहनत ना करती तो ये सब कुछ कैसे होता। मेरी पत्नी ने कहा कि आप अपने बेटे से भी तो यह काम करवा सकती थी ना। तो मेरी माँ कहने लगी कि नहीं, मुझे उस पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, उसकी ज़ुबान बहुत ही लंबी है, वो तो इस बात को राज नहीं रखता और सब कुछ बर्बाद हो जाता है। लेकिन आज हम लोगों की मेहनत का आखिरी दिन है, बस जल्दी जल्दी आज का काम निपटाते हैं। पता नहीं यह कौन सी बातें हो रही थी और मेरी माँ को किस बात की जल्दी थी जो मेरी पत्नी को बुला रही थी। जब मेरी पत्नी ने हाथ में एक फावड़ा उठा लिया तो मैं हैरान रह गया कि इस कमरे में फावड़े का क्या काम है। उसके बाद इस कमरे में
में जो मैंने देखा उसे देखकर तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। मेरी माँ ने दीवार से बड़ा सा पर्दा हटाया तो सामने से एक सुरंग थी और ऐसा लग रहा था ये सुरंग किसी ने खोदी थी। इतना ही नहीं, वहाँ पर कुछ और भी था। मेरी तो सांस रुकने लगी थी। इस दीवार के नीचे एक सुरंग जा रही थी और उसके अंदर एक बहुत बड़ा संदूक नज़र आ रहा था जो पत्थर के अंदर फंसा हुआ था, जिसको निकालना बहुत मेहनत का काम था। मेरी शादी को आज 3 महीने हो गए थे और 3 महीनों से मेरी पत्नी यही मेहनत कर रही थी और मेरी माँ उससे ये सब करवा रही थी। ये हवेली बहुत पुरानी थी और शायद मेरी माँ को पता था कि इस हवेली में सोने के गहने से भरा संदूक है। जब हम यहाँ आए थे तो हमने भी यही कहानी सुनी थी, लेकिन इस कहानी को नज़रअंदाज कर दिया था कि ऐसी कहानियाँ तो ऐसे घरों के बारे में बनती ही हैं। लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरी माँ वाकई संदूक तक पहुँच जाएगी और उसने संदूक को निकालने का काम मेरी पत्नी से करवाया था। तभी तो मेहनत मजदूरी कर करके उसकी यह हालत हो गई थी। अब मैं सामने आ गया तो वो दोनों हैरान रह गए। मैंने कहा मुझे सब कुछ पता चल गया है। उन्होंने कहा पता चल गया है तो अपनी ज़ुबान बंद रखना, क्योंकि हम इस संदूक तक पहुंच चुके हैं और इसके अंदर बहुत सारे गहने हैं। अगर तूने यह बात किसी को भी बताई तो बहुत बुरा होगा, हमारे घर पर हमला भी हो सकता है। मैंने अपनी पत्नी के हाथ से फावड़ा लिया और कहा कि मैं निकालता हूँ संदूक को। आपको यह बात मुझे पहले ही बतानी चाहिए थी। मेरी पत्नी से मेहनत क्यों करवाई? तो मेरी माँ ने कहा अगर तुझे बताती तो तू ये बात किसी और को भी बता देता, इसलिए तेरी पत्नी से मेहनत करवाई, क्योंकि मैं तो नहीं कर सकती थी। मैंने कहा इतना भी आपको भरोसा नहीं है मुझ पर? वो कहने लगी कि मुझे अभी तुझ पर भरोसा नहीं तो चला जाए यहाँ से, तेरा इसमें कोई काम नहीं। मैंने कहा मैं नहीं जाऊँगा, मेरा इसमें हिस्सा है। तो मेरी माँ भी मजबूर हो गई और मेरी मदद लेने के लिए तैयार हो गई। मैंने फावड़ा मारा। वाकई यह काम बहुत मेहनत का था। अब समझ आया था कि मेरी पत्नी का इतना वज़न इतनी जल्दी क्यों कम हो गया था। उस संदूक को तो मैंने बाहर निकाल दिया था, लेकिन अब ये नहीं पता था कि इसके अंदर वाकई में सोना था भी या नहीं। पर वो संदूक बहुत भारी था, हम तीनों को उसे उठाना पड़ा और जब संदूक को खोला तो हैरान रह गए। उसमें तांबे के और लोहे के बर्तन थे और उन बर्तनों के अंदर पुराने ज़माने के कुछ गहने और थोड़े से सोने के सिक्के थे, जिसके इतने पैसे तो नहीं बनते थे जितने मेरी माँ ने समझ रखे थे कि वो ये घर भी बेच रही थी और लाखों के गहने बनवा रही थी। मेरी पत्नी ने तो रोना शुरू कर दिया। उसने कहा मेरी इतनी सारी मेहनत बेकार हो गई, ये तो इतने ज़्यादा नहीं है, इन बर्तनों का क्या? मैंने कहा यह बर्तन बिक जाएंगे। मैं अपनी पत्नी को तसल्ली देने लगा और मेरी माँ ने अपना सिर झुका लिया, क्योंकि उसने सोचा था कि यह संदूक सोने से भरा होगा और हमारी सारी ज़िंदगी हमें पैसा नहीं कमाना पड़ेगा, क्योंकि जब हमने संदूक के सारे गहने निकाले तो वो लाखों से भी बहुत कम थे। बस हम लोग फिर ये बर्तन बेचे और थोड़े से पैसे साथ मिलाकर एक छोटा सा घर खरीद पाए। उसके बाद भी हम बिजनेस नहीं बना सके। मेरी पत्नी के साथ बहुत बुरा हुआ। उसने कहा मैंने भी लालच किया था, इसलिए मुझे लालच की सज़ा मिली है। आप लोग बताइए कि सज़ा किसको मिली है और सबसे ज़्यादा बुरा किसके साथ हुआ है? दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। हम आपको मिलेंगे एक और ऐसी बेहतरीन वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।